हेलो एवरीवन। आज डेट है 4 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वैक्सीन नेशनलिज्म से रिलेटेड होगा। सेकंड जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा। बजट में काफ़ी डिक्लेरेशन हुई है अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर के, तो उस संबंध में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। और लास्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वैक्सीन नेशनलिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ये टर्म का पता होना चाहिए कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है। देखो, जब कोविड-19 पेंडेमिक आया और जैसे ही बहुत सारी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ पर जब वैक्सीन का निर्माण करने लगी, तो जो बहुत ज़्यादा रिस्क कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गए, यूके कंट्रीज हो गई, इन कंट्री ने क्या किया कि उन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके साथ में टाई अप कर लिया और बोला कि पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, आपके यहाँ पर जब भी वैक्सीन का निर्माण होगा तो सबसे पहले आपकी जो वैक्सीन है वो आप हमें देंगे। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया कि ये जो समय है ना वो वैक्सीन नेशनलिज्म का नहीं है, ग्लोबल कोऑपरेशन का है। इस आर्टिकल में इंडिया के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से इंडिया ने अपने यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण किया और उस वैक्सीन का सर्वप्रथम उपयोग सिर्फ पॉलिटिकल यूज के लिए नहीं किया, बल्कि अपने जो नेबर कंट्रीज हैं और हमारे खुद के कंट्री में भी उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में सबसे आगे होकर के इस पेंडेमिक से स्ट्रगल किया था। हेल्थ वर्कर्स हो गए और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए, इन सबको दिया जा रहा है। सेकंड जो डोज दी जाएगी, दूसरा जो फेज होगा, उसमें उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनकी एज 50 ईयर से ऊपर है या फिर जिनकी एज 50 ईयर से नीचे है लेकिन वो किसी स्पेशल डिजीज से पीड़ित है। और फिर धीरे धीरे वैक्सीन जो कंप्लीट पॉपुलेशन है इंडिया की उनको दी जाने वाली है। इंडिया ने अपने न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि ब्राजील देश तक अपनी वैक्सीन को पहुंचाया है। देखो, जब वैक्सीन का निर्माण हो रहा था चाइना की तरफ ज़्यादातर जो देश हैं वो पॉजिटिव नज़रों से देख रहे थे कि चाइना काफ़ी सपोर्ट करेगा। चाइना ने सपोर्ट भी किया, उन देशों को स्पेशली किया जिनको वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन जिनके साथ मेंटेन करना चाहता है और उन देशों की सहायता से अन्य देशों को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि WHO का जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसमें भी बात की गई है, उसकी भी बात की गई है। अब कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है? कोवैक्स इनिशिएटिव ये है कि इस इनिशिएटिव में जो रिच कंट्रीज हैं और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो पैसे देंगी और जब भी वैक्सीन का निर्माण होगा तो वैक्सीन को न केवल सिर्फ उन देशों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पैसा दिया है, बल्कि जो अन्य सभी देश जैसे गरीब देश हो गए, पुअर कंट्री जिनके पास पैसा नहीं है कि वो वैक्सीन का निर्माण करवा सके, तो उन सब तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो काम किया है उसका काफ़ी एप्रिशिएशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में और काफ़ी अच्छा काम इंडिया ने किया है। ये वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल को हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो अर्बन विजन्स को लेकर के है। देखो, बजट में काफ़ी घोषणाएं की गई हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर के। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने अपने यहाँ बजट में काफ़ी घोषणाएं की हैं कि अर्बन ट्रांसपोर्ट काफ़ी बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए मेट्रो रेल्स और बसेज की सुविधाएं काफ़ी एक्सपेंड होनी चाहिए। सेंट्रल जो फंडिंग है वो की गई है 1957 करोड़ की रुपए की, इसके साथ में 63,246 करोड़ रुपए की और 14,788 करोड़ रुपए कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मतलब इन तीनों प्रोजेक्ट्स में इतने रुपए लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी बिग सिटीज हैं वहां पर भी टारगेट किया गया है कि वहां पर अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। देखो, जो कुछ स्टेट्स इंडिया के हैं वहां पर जो बसों की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी है अगर बात की जाए तो, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन के हिसाब से बसेज का जो रेशियो है वो काफ़ी लो है। 1000 पीपल के ऊपर 1.2 बस ही है। अगर कंपेयर किया जाए अन्य देशों के साथ में तो ये काफ़ी कम है। जैसे थाईलैंड में 8.6 है, इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है उसमें 6.5 है। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे हमने पहले भी बात की, जैसे कर्नाटका और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें
जो बसेज की संख्या है पर 1000 पॉपुलेशन वो काफ़ी अच्छे हैं। ये जो डाटा है ना वो नीति आयोग के डाटा हैं और नीति आयोग ने ये डाटा जारी किए हैं कि हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो किस तरीके से है। अब देखो चैलेंजेज क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेज हैं और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की जो परेशानी है उससे निपटा जा सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। मतलब सिटी में बसों की प्रॉब्लम है उससे निपटेगा उस सिटी से रिलेटेड स्टेट, ना कि वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी गई है कि आप अपने यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट की चैलेंज हैं, परेशानियां हैं, उनसे आप उनको कंट्रोल कर सको या फिर उनको इफेक्टिव तरीके से एक्सटेंड कर सको। ये एक प्रॉब्लम है। और स्टेट के पास में जब सारी पावर है तो स्टेट ने भी कोई अम्ब्रेला अथॉरिटी नहीं क्रिएट की है कि पूरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो समस्या है उसको रेगुलेट किया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की परेशानी है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स क्या होता है, जैसे आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के थ्रू ही आप बस में ट्रेवल कर सकोगे, ट्रेन में ट्रेवल कर सकोगे और जो भी सरकारी साधन है ट्रांसपोर्ट के उन सब में आप ट्रेवल कर सकोगे। आपको अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखो जो अर्बनाइजेशन है ना वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। अब एक्सपेंड होने की वजह से जो नॉर्मल लाइफ वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मेन सिटी में उनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो मेन सिटी में घर बना सके तो वो सिटी के बाहर घर बनाते हैं। अब सिटी तक पहुंचने के लिए उन लोगों को परेशानी होती है। तो इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए कि वो आसानी से अपने घर से अपने काम तक आसानी से कम पैसे में आ सके। इसीलिए इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनकी जो आप टिकट है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टिकट ज़्यादा महंगी होगी तो उनके लिए महंगा पड़ेगा और वो तो फिर अपना 2 व्हीलर लेकर के आने लगेंगे, जिसकी वजह से जो सिटीज हैं उनमें पोल्यूशन की समस्या बढ़ेगी और पोल्यूशन और एक तरीके से जो जाम हो जाता है सिटी में, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स जब आते हैं तो उसकी वजह से जाम क्रिएट हो जाता है, तो वो समस्या भी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि सेंसस 2011 में मतलब 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें सेंसस टाउन्स को क्रिएट किया गया था और उनको लेकिन बाद में उनको अच्छे से मतलब सेंसस 2011 में तो ये बताया गया कि सेंसस टाउन क्या है। सेंसस टाउन वो है जहाँ पर मिनिमम 5000 लोग रहते हों, जहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 400 पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी हो और 75% से ज़्यादा वहाँ पर रहने वाले जो मेन लोग हैं वो एग्रीकल्चर वर्किंग में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, मतलब नॉन एग्रीकल्चर वर्किंग वो लोग करते हो। ये सेंसस टाउन डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन इन सेंसस टाउन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनके लिए कोई भी प्रॉपर जो स्टेटस उनको नहीं दिया गया और जब उनको टाउन डिक्लेयर कर दिया गया तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है उसको उस तरीके से इंक्रीज ही नहीं किया गया। लास्ट जो प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्ट सुविधा में वो होती है पॉलिटिकल इशू। जब भी कोई स्टेट ये डिक्लेयर करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट के हाथों में दे दो और प्राइवेट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा चलाएगा, तो जो विरोधी पार्टीज होती हैं वो इसका विरोध करने लग जाती हैं और विरोध करने के कारण ये जो समस्या है वो कभी सोल्व नहीं हो पाती है। तो इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड में ये बोला गया है कि देखो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के अगर इंटीग्रेशन के साथ में काम करेंगे तो ये अर्बनाइजेशन जो एक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की जो एक चैलेंज है, उसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन आर्टिकल है वो देखो यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड है। सस्टेनेबल ग्रोथ इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जब कोविड-19 आया तो हमने यहाँ देखा, हमने हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ में फेस किया, हमने बहुत सारे लेसन सीखे। इसके अलावा ये देखा हमने कि सिर्फ अर्थ के ऊपर सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे और भी वेलबींग रहते हैं और उनकी भी ग्रोथ में जो हम ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी एक तरीके से प्रतिबंध बैन क्रिएट करते हैं, मतलब उनको भी रहने का हक है, एक तरीके से ये इस आर्टिकल में बताया गया है।
इस पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी का काफी लॉस हुआ है। अगर ग्लोबली हम बात करें तो जीडीपी जो है वो 2.4% से 8% तक 2020 में कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये एस्टिमेट लगाया है कि इस पेंडेमिक से निपटने के लिए 8.1 ट्रिलियन से 15.8 ट्रिलियन तक खर्चा आने वाला है। और ऐसे अगर प्रिवेंशन की बात की जाए, मतलब पेंडेमिक आने से पहले ही प्रिवेंशन लगाया जाता, तो उसमें जो कॉस्ट है वो सिर्फ 22.2 बिलियन से 30.7 बिलियन तक एक साल में आती। और जो ह्यूमन सफर हुए हैं, मतलब जो मानव जाति जो सबसे ज्यादा पीड़ित हुई है ना, वो उसमें होती भी नहीं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में देखो यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2021, उसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, उसी की वजह से जो एनवायरमेंट रिस्क हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन से 5 बड़े रिस्क की इसमें बात की गई है, जैसे एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ह्यूमन एनवायरमेंट डैमेज, इन्फेक्टियस डिजीज और बायोडाइवर्सिटी लॉस। मतलब बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमें पता चला कि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हम इकोनॉमी को बूस्टअप करने की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है वो काफी परेशान करने वाली बात है। अब यहाँ पर देखो इंडिया से रिलेटेड कुछ डाटा दे रखे हैं कि इंडिया भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया में भी देखो, इंडिया ग्लोबली उन 20% कंट्रीज में आता है जहां पर बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ठीक है। और यहां पर एक बात और बोली गई है कि जो ग्लोबल जीडीपी का जो 55% है ना, वो हाई फंक्शनिंग बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इनको नष्ट करते हैं तब हमारी ग्लोबल जीडीपी का हम 55% क्रिएट कर पाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस चीज को निपटा जा सकता है। अब इकोनॉमी जो है वो कैसे वर्ल्ड की कैसे इंपैक्ट हुई है, इसमें भी एक चीज और बताई गई है। एक नया डाटा आया था, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी द दास गुप्ता रिव्यू। ये HM ट्रेजरी के द्वारा कमीशन किया गया है। 2 फरवरी 2021 को ही ये डाटा सामने आए हैं और उसमें बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी फेलियर हुई है ना, उसकी वजह से इकोनॉमी को आपने जो बूस्टअप करने की कोशिश की है, उसकी वजह से जो नेचर है उसका काफी डिग्रेडेशन हुआ है। मतलब आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो हमारी नेचर है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है, हमारा इकोसिस्टम है, उनको काफी नष्ट किया है। अब क्या करना चाहिए, कैसे हम इन चीजों से निपटे जा सकते हैं। देखो, जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। जो भी हमारे पॉलिसी सेक्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेंगे तो हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इनको आपको ध्यान में रखना होगा। इंडिया में बार बार बात की जा रही है, जैसे इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ई मोबिलिटी की तरफ काफी ट्रांसफर हो रहा है। एक तो मेन कारण ये हो सकता है कि जो हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसका यूज करना कम कर दें। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि देखो, जो भी हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, उसको भी मेकओवर करने के लिए, उसको भी बनाने के लिए, बचाने के लिए ये सब कुछ जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब देखो, लास्ट में इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो बजट है, हर देश का जो बजट है वो जब भी आए तो उसमें एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इनको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाए। उसके बारे में भी जो बजट है उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इतना खर्चा किया जाएगा इसको बचाने के लिए या उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए। अब देखो, हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग को अप्रूवल दे दिया है। ये जो नया मिशन बनाया गया है ये काम करेगा कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए, जो हम भी बायोडाइवर्सिटी का जो हम यूज करते हैं वो सस्टेनेबल यूज हो, और जो भी जॉब्स क्रिएट हो ना वो ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो। इसके अलावा जो भी हमारे ट्रेजरर्स हैं, हमारे खजाने हैं, उनको नेचुरल तरीके से रिस्टोर करने की जरूरत है। इसके अलावा एक ऐसा इनिशिएटिव क्रिएट किया जाए जिसमें इंडिया और जो ग्लोबल लीडरशिप है वो एक साथ काम करें, ताकि जो ह्यूमन वेलबींग है
उसको परेशानी ना हो, उसके साथ में जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको भी कोई दिस इनिशिएटिव हैज़ द पोटेंशियल टू इनेबल इंडिया टू प्ले ए ग्लोबल लीडरशिप रोल इन लिंकिंग कंजर्वेशन विद टेंजिबल ह्यूमन वेलबींग आउटकम्स। मतलब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो देखो हमें करना होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो, लेकिन जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उसको परेशानी ना हो, उसको भी रिस्टोर किया जाए और जो ह्यूमन वेलबींग है उसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमें चलाने की आवश्यकता है। तभी हम जो भी टारगेट फिक्स करते हैं, जैसे इंडिया ने और बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर के जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था, उनमें जो भी टारगेट फिक्स किए थे उनको हम तभी अचीव कर पाएंगे जब इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।